स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो हमें बहुत एक खास चीज बता देता है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है आपको, z माइनस जेड वन अपॉन सी, या वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, या इसको भी अगर मैं लैम्डा से इक्वेट कर देता हूँ। तो जिस तरीके से 2D में जब हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा तो हमें पता चलता है कि अगर हमें x के पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पर x की आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू पता है और ये पता करना है कि वहां पर y की क्या वैल्यू होगी, तो इस रिलेशन से, इक्वेशन हमें एक्चुअली यही बता रहा है कि उस रिलेशन से हम वो पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स पता कर सकते हैं। जैसे x का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है उस जगह पर y का क्या होने वाला है, या y की वैल्यू पता है आपको अगर तो x का क्या होने वाला है। 3D में भी इसी तरीके से होता है। अगर आपको एक पॉइंट की मतलब किसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट पता है तो आप बहुत ही आराम से y और z को भी पता कर सकते हैं यूजिंग दिस कांसेप्ट नोन एज जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट बहुत आराम से आप एक रिलेशन बता दिया गया है एक पर्टिकुलर पैरामीटर से x, y और z के कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन चल रहा होगा, हर एक जो भी पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर में लाई कर रहे होंगे उस जगहों पर, उन पर्टिकुलर जगहों पर लैम्डा जो कि पैरामीटर है वो एक पर्टिकुलर रिलेशन हमें रिप्रेजेंट कर देता है x, y और z। वो कैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको इक्वेट करें लैम्डा से तो x का वैल्यू होगा a लैम्डा प्लस x1, y होगा b लैम्डा प्लस y1 और z होगा c लैम्डा प्लस z1। Where lambda is a parameter and it will be decided by the particular situation। वो सिचुएशन को हम लोग डील करेंगे वो कैसी कैसी हो सकती है, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है और आपको जनरल पॉइंट पता करना है तो यही पूरा का पूरा जो पॉइंट है ये आर वेक्टर ही वो आपको जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हर एक जगह पर ए जो x, y और z में क्या रिलेशन चल रहा होगा वो पूरा का पूरा ये पॉइंट बता रहा है जनरल पॉइंट। ये अब हम पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में क्या एंगल होगा। लेट देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस L1 such that R vector is equal to A1 plus lambda B1 vector and L2 such that R vector is equal to A2 plus lambda B2 vector। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखने लगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। मान लीजिए ये L1 है और B1 वेक्टर ये आपको नजर आ जाएगा जिसके वो पैरेलल दिया हुआ है, और अगर ये मान लीजिए आपको L2 दिया हुआ है और ये वेक्टर है B2 वेक्टर, तो अगर हमें दोनों लाइन के बीच में जो एंगल पता करना है तो क्योंकि आप ये आराम से देख पा रहे होंगे कि L1 B1 के पैरेलल है और L2 B2 के पैरेलल है, तो वही जो एंगल B1 और B2 के बीच में बन रहा होगा वही एंगल L1 और L2 के बीच में बन रहा होगा। क्योंकि आप जान रहे होंगे कि ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल बन करके आएगा, और अगर क्योंकि ये फ्री वेक्टर है तो अगर आप इस फ्री वेक्टर को मूव करके यहाँ पर लेकर के आएंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके से ये वाला एंगल इसी के बराबर आ जाएगा क्योंकि पैरेलल से। तो एक्चुअल में जब हमें दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालना होता है तो हमें एंगल पता करना होता है उन दो वेक्टर्स के बीच में जिनके वो पैरेलल दी हुई है। तो अगर हमें एंगल पता करना होगा B1 and B2, let the angle be theta। Then as we know that cos theta will be equal to B1 dot B2 upon B1 magnitude B2 magnitude, and there will be some situation first when the lines are perpendicular, then theta will be 90 degree and B1 dot B2 will be equal to
0, या अगर हमें when the lines are parallel then B1 must be parallel to B2। और यहाँ पर कई सारी सिचुएशंस हैं जिससे हम पता कर सकते हैं whether the vectors are parallel or not। जैसे B1 cross B2 will be 0 if the vectors are parallel, B1 cross B2 will be 0। Direction ratios must be proportional। इसी का दूसरा प्रारूप आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। इन तीनों में से किसी भी एक चीज का इस्तेमाल करके, हालांकि ये सबसे सही है, इसी को अगर हम देखें B1 क्रॉस B2 थोड़ा सा लेंथी आपको पड़ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो इससे हम बहुत आराम से पता कर सकते हैं। इसी चीज को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में देखने लगे, मान लीजिए आपको एक लाइन दिया हुआ है x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू लैम्डा, और दूसरा दिया हुआ है x माइनस x1 अपॉन x माइनस x2 अपॉन e2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2 इज इक्वल टू म्यू। अगर आप पैरामीटर इसमें भी अलग कर लेना म्यू, और मान लीजिए आपको ये एंगल पता करना है, तो आप समझ रहे हो कि इनके दोनों के बीच में एंगल, दोनों वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर से हम पता कर लेंगे कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। अगर ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हालांकि ये चीज भी आप अप्लाई करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी अगर करना है तो A1 A2 आया वहीं से है, ये B1 B2 C1 C2 must be equal to 0 if perpendicular, and if parallel then A1 upon A2 must be equal to B1 upon B2 must be equal to C1 upon C2। इन दोनों सिचुएशन की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, और अगर वो परपेंडिकुलर है, अगर तो वो पैरेलल है, ये भी आराम से पता किया जा सकता है। छोटा सा सवाल ले लेते हैं एंगल पे, x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू लैम्डा, and x minus 2 upon 3, y minus 4 upon 5 and z minus 5 upon 6 is equal to 0। और क्वेश्चन है find the angle between these lines। तो अगर आपको एंगल पता करना है तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि B1 वेक्टर जो है कि डायरेक्शन रेशियो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, दैट विल बी 2i कैप 3j कैप 5k cap and B2 will be 3i cap 5j cap 6k। और अगर हमें दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल पता करना है तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आप पता कर सकते हैं, एंड दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 मैग्नीट्यूड B2 मैग्नीट्यूड। B1 डॉट B2 6 प्लस 50 प्लस 30 upon square root of 4 plus 9 plus 25 square root of 9 plus 25 plus 36, and it will be 51 upon 38 70। ठीक है, दिस इज cos थीटा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वहां से पता किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप एंगल, अगर आपको एंगल पता करना है तो थीटा, आप थीटा को cos इनवर्स में ले जाकर के बता सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो भी है आई। ठीक है, ये एंगल पता करने का तरीका है। बहुत छोटा सा 1 नंबर का सवाल बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है, एक में भी आ जाता है, और दूसरा ऐसा दिया हुआ तो कई बार ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है आपको कि x माइनस 1 अपॉन p, y माइनस 2 अपॉन 3, z minus 3 upon 4, x minus 2 upon 3, y minus 3 upon 4, z minus 3 upon 4। और ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि for what value of p the lines are perpendicular to each other, and as I told you, if the lines are perpendicular to each other then a1 a2
B1 B2 plus C1 C2 must be equal to 0. Therefore 3p plus 12 plus 16 is equal to 0. 3p is equal to minus 28 and p must be equal to minus 28 by 3. Minus 28 by 3 will be that particular value for which the lines are perpendicular to each other. थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है, कई बार सिचुएशन हमें कंफ्यूज करने वाली दे दी होती है. P is equal to y minus 2 upon 3, z minus 3 upon 4, x minus 3 upon 4, y minus 3 upon 5 and z minus 4 upon 6. ऐसा दे दिया जाता है और आपको कहते हैं कि भाई फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ p द लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि इन्हीं का मल्टीप्लाई करके जीरो से इक्वेट कर देते हैं, वो गलत चीज हो जाएगी. क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज का पता करते समय, जैसा कि आपको बताया गया है कि डायरेक्शन रेशियोज पता करते समय तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z मस्ट बी इक्वल टू +1. तो +1 करने के लिए सबसे पहले हमें इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा. अगर हम इसको करते हैं ऐसा तो दिस विल बी p/2. अब हम पता कर सकते हैं तो p/2 into 4 plus 3 into 5 plus 4 into 6 must be equal to 0. 2p plus 15 plus 24 is equal to 0 and 2p must be equal to minus 39 and p must be equal to minus 39 by 2. तो p का ये वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी. तो ये है दो लाइंस के बीच में एंगल पता करना. और परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर है अगर तो पैरेलल है. ये सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि जब पैरेलल होती है या परपेंडिकुलर होती है तब क्या कंडीशंस हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज में वो पर्टिकुलर रिलेशन क्या बन करके आता है.